30 में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों, और आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। आइए हम लोग अपने दूसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं चुनाव आयोग के। लास्ट डे हम लोगों ने देखा था चुनाव आचार संहिता एक विशेषता है चुनाव आयोग के कार्यों की, शक्तियों की। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और भी बहुत सारे बिंदुओं पे, मध्यावधि चुनाव के बारे में बात करेंगे, और भी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए एक एक पे स्टार्ट करते हैं। इसका जो वीडियो हम लोगों का बन रहा है बच्चों, वो वीडियो इस पे बेस्ड है कि आप लोग प्री के साथ साथ मेंस को भी अच्छे से कर पाएँ, टैकल कर पाएँ, थोड़ी समझ आपके अंदर विकसित हो। तथ्य तो मिलते हैं आपको, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत बड़ा है नहीं चुनाव आयोग, लेकिन इसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं और घुमा के क्वेश्चंस पूछता है। और मेंस में भी इसकी भूमिका आती है कि वर्तमान लोकतंत्र में, लोकतंत्रीय कंट्री या लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा करिए, विश्लेषण करिए, टिप्पणी लिखिए। ऐसे बहुत सारे नामों से चीज़ें एग्जाम्स में आती हैं। तो इस नाते ये महत्वपूर्ण है। आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल, आप लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी लंबी क्लास हो गई, तो इस पे आपको विज़न यही है कि ये चीज़ें आपकी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए, इस कारण से ऐसा किया जा रहा है। और न तथ्य तो आपको आर्टिकल 324 से लेकर 329 का तक में ही सब आपको दिए, भाग 15 में ही आपको चुनाव आयोग के बारे में सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा और इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हैं, और कब कब क्या हुआ इसके परिवर्तनों के बारे में लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। आज थोड़ी और डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। आइए उठाते हैं सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो चुनाव आयोग का है उसके बारे में बात करते हैं, और चुनाव आदर्श आचार संहिता के बारे में बात करते हैं। ये क्या चीज़ है, कब लागू होता है और इसकी क्या उपयोगिता है, इन सब बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए तथ्यों को पहले देखते हैं, फिर इस पे एक विश्लेषण करते हैं। चुनाव आयोग क्या है, आदर्श आचार संहिता क्या है। देखिए, आदर्श आचार चुनाव संहिता या आदर्श आचार्य चुनाव संहिता जो आपको कहा जाता है, ये एक्चुअल में जो चुनाव चल रहा होता है, जब चुनाव की तिथियां घोषित कर दी जाती हैं, उसके बाद से चुनाव आयोग के कुछ गाइडलाइन होते हैं, जिन गाइडलाइनों का पालन करना सत्ता पक्ष के लोगों के लिए, विपक्ष के लोगों के लिए, या कहिए चुनाव लड़ रहे हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होता है कि वह चुनाव आदर्श आचार संहिता का बखूबी पालन करे, कहीं से भी उसका उल्लंघन ना करे। उल्लंघन होने की स्थिति में चुनाव आयोग उस व्यक्ति को पनिश करता है, पनिशमेंट देता है, ज़रूरत पड़ने पर और भी कठोर कार्रवाइयाँ भी करने की शक्ति रखता है। ये एक तरह से अगर कहें, अगर सामान्य शब्दों में, तो चुनाव आयोग एक तरह से कहिए राजनीतिक दलों के लोगों पर, राजनेताओं पर अंकुश लगाता है कि वो कहीं ऐसी बातें न कह जाएं जो कि चुनाव को प्रभावित करे, इफेक्टिव करे। तो कोई भी अगर वो सांप्रदायिक स्टेटमेंट कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं दे सकता, वरना वो चुनाव आचार संहिता का दोषी पाया जाएगा। किसी तरह का कोई लोभ प्रलोभ नहीं दे सकते आप जिससे कि मत प्रभावित हो। जैसे होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि चुनाव के दरमियान इस तरह से घोषणा करने लगते हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस तरह की चीज़ें करेंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं। तो उसमें क्या है, अगर वो लग रहा है कि वो लालच के तौर पे किया गया प्रॉमिस है, तो सरकार उस पर मतलब जो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई कर सकता है, उनके स्टेटमेंट को वापस लेने के लिए कह सकता है। वादे तो देखिए हर राजनीतिक पार्टियां करती हैं कि उनके कुछ अपने प्रॉमिस होते हैं जिनके बेस पे वो चुनाव लड़ रही होती हैं, लेकिन कोई लोभ प्रलोभ की चीज़ें, जिससे आप देखते हैं चुनाव जब आ जाता है तो उस समय आप देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, प्रलोभन देने लगते हैं। जैसे गांव के चुनाव जब होते हैं तो उसमें आप देखते हैं तो उसमें वस्त्रों का वितरण करना हो गया, पैसे का वितरण करना होगा, मदिराओं का वितरण करना हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने घटनाएं सुनी या देखी होंगी अपने यहाँ आसपास में। तो ये एक तरह से क्या है, लोकल स्तर पे प्रलोभ है। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पे बड़ी पार्टियों को अगर हम देखें तो डायरेक्टली जनता तक वो तो नहीं पहुंच पाते हैं सभी लोग, तो वो क्या करते हैं, अपने वादों के माध्यम से चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर वादे इस दौर में है कि मतलब आचार संहिता, जैसे मान लो अगर सरकार को कोई ट्रेन चलानी है, ठीक है, मान लो अपने जनपद से आपके चलानी है, जिस जनपद में आप रह रहे हैं, तो ये उस डेट में चुनाव आचार संहिता लागू होने पर नहीं डिक्लेयर कर सकते,
कि फ़ला डेट से फ़ला ट्रेन रवाना हो रही है, चलेगी, अब वो नहीं कर सकते। ये चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में आ जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर चुनाव जीतेंगे तो ऐसी ट्रेनें चलाएंगे, ये वादे कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें होंगी तो ऐसा चीज़ें हम लोग करने की प्लानिंग में हैं, है ना। तो वो कोई डायरेक्टली चुनाव को प्रभावित करने वाला कोई प्रॉमिस आप नहीं कर सकते, जिससे जनता अट्रैक्ट हो जाए, प्रभावित हो जाए और आपको मदद कर दे। तो इस तरह का एक तरह से कहिए उल्लंघन। सांप्रदायिक स्पीच देने का उल्लंघन, दोषी पाए जाने पर, राष्ट्र विरोधी कोई बात बोल जाने पर, या किसी दूसरी ऐसी कोई गतिविधियां कर जाने पर जो धार्मिक हो, नहीं होनी चाहिए, ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे देने पर चुनाव आयोग जो है व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा देता है। जैसे किसी को 24 घंटे आपको स्पीच नहीं करने की, कहीं कोई जनसभा करने की कोई अनुमति नहीं देगा, और कठोर होने पे उनको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के लिए पनिशमेंट कर सकता है, और कठोर होने पर तो वो उनकी सदस्यता भी समाप्त करने की संस्तुति कर सकता है। हालांकि ऐसा होता बहुत कम है, क्योंकि लोग जानते हैं चुनाव का दौर है, उतना ही आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं जिस पे वो केवल उनको उतना ही प्रतिबंध मिले कि वो 2, 4, 6 दिनों तक जनसभा ना कर पाएँ। वो ये जानते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं कोई बड़ा स्टेटमेंट निकल जाए और वो चुनाव लड़ने के योग्य ही ना रह जाएं। ऐसा स्टेटमेंट नहीं करते, वो स्टेटमेंट इतना ही करते हैं कि उन्हें कुछ जनसभाओं न करने का प्रतिबंध लगा दिया जाए। एक तरह से कहीं वो भी हाईलाइटेड हो जाते हैं। ऐसे हर वो सांप्रदायिक लोगों को आप देखेंगे जो एक अपनी संप्रदाय के आइडियल पर्सन के रूप में होते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, वो लोग मोस्टली इस तरह का उत्तेजना पूर्ण स्टेटमेंट यूज ही करते हैं जिससे कि आचार संहिता उल्लंघन हो और वो हाईलाइट बने, आइकॉन बने, और जिनको वो साधना चाहते हैं वो लोग उस बात को सुने और मतदान को प्रभावित करें। इसी नाते मतदान प्रभावित होने की स्थिति बन जाती है तो उस पर चुनाव आयोग उन पर कठोर प्रतिबंध लगा देता है, लेकिन उनका चूँकि वो कार्य सिद्ध हो चुका होता है तो वो जानबूझ करके ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। आइए आप लोग भी धीरे धीरे देखेंगे तो चीज़ें समझने लगेंगे कि वास्तव में ये सोची समझी कही गई रणनीति होती है या वास्तव में बाई मिस्टेक उनसे हो जाता है। आप लोग देखते हैं कुछ राजनीतिक पार्टियां होती हैं जब चुनाव लड़ करके आती हैं तो उस समय वादे करती हैं चुनाव के दरमियान में कि हम राजनीति में आएंगे तो इन विपक्षी पार्टी या जो सत्ता पक्ष पार्टी है उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे, दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ ये करेंगे वगैरह वगैरह की चीज़ें उनको प्रॉमिस करते हैं। और जो लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता पक्ष में है उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं होती है तो वो प्रलोभित होकर के क्या कर देती है, उनको मत कर देती है जो प्रॉमिस करते हैं, और फिर बाद में पता चलता है क्या कि वो भी उसी तरह से कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं और जो ये वादे किए रहते हैं कि अगले पार्टी को दंडित करेंगे, ऐसा कोई गतिविधि अभी तक राजनीति में देखने को पिछले 20 सालों में मैंने तो नहीं पाई कम से कम। तो ये आगे इतिहास आप देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये वादे होते हैं जनता को एक तरह से अपनी तरफ मोटिवेट करने के लिए, उनके मतों को हासिल करने के लिए एक सोची समझी एक रणनीति के तहत किए गए कार्य होते हैं। तो यही बात थी, और जब ये कार्य करते हैं तो आचार संहिता का उल्लंघन उनको दोषी पाया जाता है जिस पे चुनाव आयोग उनको दंडात्मक कार्रवाई करता है। यही एक तरह से कहिए आदर्श आचार संहिता होती है, निर्वाचन चुनाव संहिता होती है। ठीक है, तो चुनाव आयोग के वे निर्देश जिनका पालन प्रत्येक राजनीतिक पार्टी एवं उनके प्रत्याशियों को चुनाव समाप्ति होने तक करना होता है। चुनाव में सभी राजनीतिक दलों, देखिए क्या होता है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है संपन्न तब तक जो चुनाव आयोग के गाइडलाइन दिशा निर्देश होते हैं उनका पालन करना होता है किसको, प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों को। एक चीज़ तो ये हो जाती है, ये चुनाव आयोग जो आचार संहिता लागू होने पर चुनाव के सभी राजनीतिक दलों एवं सदस्यों को समान रूप से अवसर उपलब्ध कराने की संहिता जारी की जाती है। यानी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है, ना ही किसी को कम महत्ता दी जाती है, सभी के साथ समान व्यवहार और समान महत्ता दी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी राजनीतिक पार्टी को, किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, राजनीतिक पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक समानता का बर्ताव करते हुए निर्वाचन आयोग उनको समान वेटेज देता है कि जिससे कि वो समान रूप से जनता तक अपनी बात को पहुंचा सकें, कर सकें। ठीक है,
तो अवसर उपलब्ध कराता है, कराने के लिए यह संहिता जारी की जाती है। मतलब मीन्स ये है, जो बातें अभी हम लोगों ने देखी, ये अवसर उपलब्ध कराने के लिए संहिता ही जारी की जाती है कि ऐसा ना हो कि कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति है वह अपनी हितों को ज़्यादा साध जाए। तो ये सबके लिए समान रूप से बर्ताव करने के लिए आदर्श आचार संहिता का गाइडलाइन जारी किया जाता है, जिसमें नियम निर्देश होते हैं। उन नियम निर्देशों के आधार पर ही जो दोषी पाया जाएगा उस हिसाब से दंडात्मक कार्रवाई इस पर की जाती है और सबको समान अवसर दिया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो या कोई और सामान्य छोटी पार्टी हो, ठीक है, बशर्ते वो राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त की हुई पार्टी हो, तो समानता उनके साथ। देखिए होता क्या है बच्चों कि जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनके लिए कुछ अलग सुविधाएं देता है आचार संहिता में, गाइडलाइन में लिखी हुई हैं बातें, उसमें उनको अलग फैसिलिटीज़ मिलती है। जैसे जनसभाएं करने की, उनको ज़्यादा जनसभाएं करने की परमिशन होती है, उनको ज़्यादा राज्यों में भ्रमित करने की परमिशन होती है, उनको गाड़ियों के पास ज़्यादा दिए जाते हैं। राज्य स्तर की पार्टियां होती हैं तो उनकी जनसभाएं करने की कम परमिशन दी जाती है। उसी तरह से और छोटी पार्टियां होंगी तो उनको और कम छोटे से सुविधाएं दी जाती हैं। तो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अगर सभी राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो सभी राष्ट्रीय पार्टियों को समान रूप से एक बिहेव किया जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। अगर राज्य स्तर की पार्टी है तो कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्षी हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, तो क्या करेगी वो पार्टी पूरी तरह से उसी गाइडलाइन के हिसाब से सारी मतलब जो है राजनीतिक पार्टियों को ट्रीट किया जाएगा। तो जो पार्टी जिस कैडर की है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे राज्य स्तर की पार्टी हो, उस आचार संहिता में उनके लिए गाइडलाइन होता है, उसी के अनुरूप वो कार्य करते हैं, ठीक है। ये अंतर होता है राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों में, सुविधाएं बढ़ जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, इसका मतलब चुनाव आयोग ये मानता है कि ये बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्र स्तर की पार्टी है, तो इसको जनसभाएं करने की और चीज़ों की परमिशन अपेक्षितया राज्य स्तर की पार्टी से बेहतर दी जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। आगे बात करते हैं, चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल को सत्ता का प्रयोग करके चुनावी लाभ प्राप्त करने से रोका जाता है। अभी मैंने आप लोगों से इसके बारे में डिटेल में चर्चा करी कि ऐसा नहीं है कि जो सत्ता पक्ष में लोग हैं वो अपना हित साध करके सारे कार्यों को आसानी से कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये उन्हीं पर मूल रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए आचार संहिता का मूल रूप से कहिए ज़्यादातर कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का, कि तो सत्ता पक्ष की जो पार्टी है वो इसका बहुत ज़्यादा हित ना साध कर पाए, इसका भरसक प्रयास करने के लिए एक तरह से कहिए चुनाव आयोग के ये आचार संहिता का सिस्टम बनाया, उन्होंने लागू किया। हालांकि देखिए 1960 तक की स्थिति में अगर आप देखेंगे इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1960 में किया गया था। मतलब एक तरह से कहिए कि 60 के दशक के में किया गया, लेकिन कतिपय कारणों से ये मतलब जैसे एक तरह से कहिए कि चुनाव आयोग में आचार संहिता का जो नियम बनाया गया वो 1960 के दशक में ही बना दिया गया था। लेकिन कुछ कतिपय राजनीतिक कारणों से कहिए या कुछ और व्यक्तिगत कारणों से कहिए कि ये चीज़ें लागू नहीं हो पा रही थी आचार संहिता के बारे में। 1990 से फाइनली ये लागू हुई और आदर्श आचार संहिता फिर उसके बाद में इस पर कार्य होने लगे। उसके पहले ये नहीं था, बना ये 60 के दशक में ही था, 1960 के अवसर में। तो वही बात है और इसका मूल मकसद यही रहा है जो राजनीतिक सत्ताधारी दल हैं वो इसका मतलब चुनावी लाभ ना प्राप्त कर लें, इस नाते ऐसा मूल रूप से बनाया गया था। 1960 के दशक में किया गया था, लेकिन कतिपय कारणों से इसे जारी नहीं किया जा सका। मतलब यानी कि चुनाव आचार संहिता मैंने कहा 60 में ही बन के तैयार हो गया था, यानी कि उस पर एक तरह से कहिए कि सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी या कुछ सरकारें ऐसी थी जो क्रियान्वित ही नहीं करना चाहती थी, उसको लागू ही नहीं करना चाहती थी, है ना। तो वो नहीं हो पा रहा था। हालांकि 1990 में ये चीज़ें लागू हुई, 1990 के बाद में से प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, रेगुलर वे में, रूटीन वे में, प्रत्येक चुनाव में इसको सही ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखें कि इसे राज्य स्तर पर केवल केरल राज्य विधानसभा चुनाव 1960 में लागू किया गया था। यानी कि सोच लीजिए कि इसको जो है किसको आदर्श आचार संहिता जो है निर्वाचन संहिता है 1960 में सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था, केरल में लागू किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और सरकारें इच्छा शक्ति न होने के कारण से इसको एक तरह से कहीं क्रियान्वित नहीं करा पाई या किया नहीं गया,
तो 1990 के दशक से फाइनली इसको बहुत स्ट्रिक्टली एक तरह से कहिए फॉलो कराया जा रहा है चुनाव आचार संहिता को। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सरकारने का मतलब है, देखिए संसद जब क्रियान्वित कोई चीज़ करती है, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, तो चुनाव आयोग अगर सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, तभी इच्छा शक्ति का प्रयोग देते हुए अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बात अपनी संपूर्ण शक्तियों के क्रियान्वित करने की बात हो रही है। अब ये नियम बने हुए हैं, नियमों का में आपने देखा कि केंद्रीय विधानमंडल यानी कहिए कि संसद, केंद्रीय संसद या राज्य विधानमंडल कानून तो बनाते हैं इससे संदर्भित, लेकिन क्रियान्वित करने का अगर राज्य स्तर पर चुनाव है तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है, और अगर केंद्र में चुनाव है तो केंद्र मतलब जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसका काम है। तो क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की ही है, यानी कि आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन कौन करेगा? वो निर्वाचन आयुक्त ही करेंगे, जो कि यहाँ पर बहुत सशक्त रूप से नहीं कर पा रहे हैं, ये बताने का ऐसा प्रयास किया गया। और केरल 1960 में पहला ऐसा राज्य था जहाँ पर इसको सख्ती से चुनाव आचार संहिता को लागू किया गया। ये बात ध्यान रखिएगा, 60 के दशक में ही लागू कर दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने पहली बार 2007 में यह प्रावधान किया था कि निर्वाचन में भाग ले रहे उम्मीदवार नामांकन के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, जिसमें उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड, संपत्ति का विवरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आता है बच्चों, संपत्ति का विवरण, आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी विवरण आदि का उल्लेख हो। ठीक है, कब किया गया? ये निर्वाचन आयोग ने पहली बार 2007 में यह नियम बनाया कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के जो नेता लोग हैं वे अपने मतलब एक तरह से कहिए राजनीतिक पार्टी के नेता या कहिए कि निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार वे अपने शैक्षणिक रिकॉर्डों का उल्लेख करेंगे कि हमने कितनी एजुकेशन ली है, क्या क्या शैक्षणिक रिकॉर्ड हमारा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा शैक्षणिक रिकॉर्ड हो, क्योंकि इसमें तो कोई कानून मांगता नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि आप कितने शिक्षित हों, लेकिन जितने भी आप शिक्षित हैं उसका रिकॉर्ड आप उसको प्रेषित करें, चुनाव निर्वाचन आयोग को करें। आपके खिलाफ कितनी चल अचल संपत्ति है उसका आप डिटेल दें, क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे रहे हैं तो उसकी डिटेल दें, यानी एक तरह से कहिए पूरी ट्रांसपेरेंसी, आपकी पूरी डिटेल निर्वाचन आयोग के पास होनी चाहिए। यह जो प्रावधान किया गया यह 2007 में किया गया। ठीक है, तो पूछता है एग्जाम में अपने पृष्ठभूमि की, यानी कि आपराधिक, यानी कहते हैं ना अक्सर देखिए न्यूज़पेपर न्यूज़ में आता रहता है कि बाहुबली विधायक, बाहुबली सांसद, तो इस तरह के शब्दों का जो मीडिया के द्वारा आप लोगों ने शब्दों को सुना होगा, तो उसमें यही सब चीज़ें जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे होते हैं, आपराधिक जिनके रिकॉर्ड होते हैं, उनके साथ मीडिया इस तरह के शब्दों से अलंकृत करती है, उनको सुसज्जित करती है, सम्मानित करती है, जिससे कि लोग देखते हैं तो वो चीज़ें डिटेल होती हैं, क्योंकि वो डिक्लेयर कर चुके होते हैं यहाँ पर। तो ये तो बात थी चुनाव आचार संहिता और चुनाव आयोग के संदर्भ में। आइए बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया के बारे में, कुछ जो प्रारंभ उसके संदर्भ में देखते हैं कैसे क्या है, कब किया गया। भारत में चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 51 की धारा 14 के तहत जारी अधिसूचना से होता है। ठीक है, यानी कि देखिए चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ कैसे होगा। जैसे कोई चुनाव, जैसे राज्य का चुनाव है तो उसको कौन डिक्लेयर करेगा कि चुनाव फ्ला डेट से फ्ला डेट के मध्य में 3 स्तर में, 2 स्तर में, 5 स्तर में चुनाव होंगे, कैसे डिक्लेयर करता है, कौन डिक्लेयर करता है। तो ये बात शब्द क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि चुनाव को डिक्लेयर करने की, घोषणा करने की शक्ति किसमें निहित है, तो चुनाव आयोग में नहीं है। चुनाव आयोग ये डिक्लेयर नहीं करता कि फ्ला डेट से फ्ला डेट के मध्य में चुनाव होंगे, बल्कि डिक्लेयर कौन करता है इसके लिए अगर केंद्रीय चुनाव है तो राष्ट्रपति महोदय डिक्लेयर करेंगे, और अगर राज्य स्तर पर चुनाव है यानी राज्य विधानमंडल के चुनाव है तो राज्यपाल, आदरणीय राज्यपाल महोदय उसमें डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन डिक्लेयर करेगा, चुनाव को कौन डिक्लेयर करता है। जैसे संसद की बैठक बुलाई जाती है, आहूत करने का शक्ति किसे है, विघटित करने की शक्ति किसे है, तो आपने देखा राष्ट्रपति में होता है, दूसरे में आप देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं वो करते हैं। तो ये चीज़ें जैसे आपने सदन के बारे में देखा, वही चीज़ें यहाँ पर आपको हैं कि चुनाव संपन्न कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग की है, लेकिन उस चुनाव की घोषणा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केंद्र में राष्ट्रपति महोदय को हो, राज्यों में राज्यपाल महोदय को। तो वही बात है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 51 की धारा 51 की धारा 14 के तहत
अधिसूचना जारी करने की जो शक्ति है राज्यों में राज्यपाल महोदय की है और केंद्र में केंद्रीय चुनाव में राष्ट्रपति महोदय की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बात को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि संयुक्त बैठक की जैसे मान लो मैं बता दूँ आपको, संसद के संयुक्त बैठक की घोषणा कौन करता है या आहूत कौन करता है, बैठक कौन बुलाता है, तो वहाँ आप देखेंगे राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं, यानी संचालित पूरी तरह लोकसभा का, राष्ट्रपति महोदय का उसमें कोई रोल नहीं रहता है। सदन को जैसे कोई सदन की पहली बैठक बुलाने का और एक तरह से कहिए बैठक को समाप्त, सत्र के बैठक को समाप्त करने का जो पावर होता है वो किसको होता है, राष्ट्रपति महोदय को ही होता है। लेकिन जो है बीच में कोई सदन है, सदन को स्थगित करने का, संचालित करने का, रोज की कार्यवाही के क्रियान्वित करने की जो जिम्मेदारी होती है किसकी है, लोकसभा स्पीकर की है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया वर्क कर रही है आपकी। ठीक है, आगे देखते हैं चुनाव सुधार के बारे में। देखें, ताराकुंड समिति ने वयस्क मताधिकार में आयु जो है, चुनाव सुधार के बारे में अगर हम बात करें तो ताराकुंड समिति एक थी जिसमें उन्होंने मैंने आपको बताया कि 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत 61वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, जो व्यक्तियों की निर्वाचन में भाग लेने वाले लोगों की जो वयस्क होने की जो आयु थी वो मूल संविधान में 21 ईयर थी। और यहाँ पर क्या किया गया, इनके वाले बाद में ताराकुंड समिति की ने जो सिफारिश की और ताराकुंड समिति ने उसमें यही बात बताई कि आयु जो सीमा है वह कितनी कर दी जाए, घटा करके 18 वर्ष कर दी जाए। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो करने की जो सिफारिश की थी वो ताराकुंड समिति ने, तो पूछता है एग्जाम में किस समिति की सिफारिश के आधार पर आयु सीमा जो है 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ताराकुंड समिति की सिफारिश पे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में वयस्क होने की जो आयु है वो 18 ईयर कर दी गई, इसके पहले 21 ईयर थी। ठीक है, तो वही बात है जिससे 61वें संविधान संशोधन द्वारा अपना लिया गया था। और इस समिति में जो और भी समितियां रही इससे रिलेटेड, दिनेश गोस्वामी समिति है, इंद्रजीत समिति है, के संथानम समिति है, ये तमाम सारी जो समितियां हैं इससे संदर्भ में भी आपको मिलेगा चीज़ों को चुनाव के संदर्भ में। चुनाव के अगले क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2 जनवरी 2017 को चुनाव संबंधी एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय तथा भाषा के आधार पर वोट मांगने, मतदाताओं को मतदान देने से रोकने आदि के लिए भ्रष्ट आचरण घोषित किया। यानी कि एक तरह से कहिए अभी जो हम लोग बात कर रहे थे आदर्श चुनाव आचार संहिता के बारे में कि कौन से जो है चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आते हैं, तो यहाँ पर वो शब्द एक हैं, बहुत ही बारीक महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये जनवरी 2017 में एक तरह से कहिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो है 2 जनवरी 2017 की जो डेट है यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि एक महत्वपूर्ण फैसला है इसमें कहा था क्या, धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय को लेकर के भाषा के आधार पर अगर वोट कोई मांगता है तो उसके मतलब जो है चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में दोषी में पाया जाएगा। ये 4 शब्द हैं, चारों शब्दों को ध्यान में रखिएगा। एक तो क्या है, कोई धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर और जाति समुदाय के आधार पर। क्या क्या था, धर्म, नस्ल, भाषा, जाति, समुदाय। ठीक है, इन 4 आधारों पर कोई मतदान वोट मांग रहा है, ठीक है, कि हम किसी भी चीज़ को लेकर के आप कहिए वो मांग रहे हैं तो उस पर वो आचार संहिता के उल्लंघन के दोषी माने जाएंगे और उनको फिर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं प्रत्यावर्तन का अधिकार क्या है। इसका क्या मतलब है, राइट टू रिकॉल। इसमें क्या है, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता द्वारा ही अपदस्थ किए जाने के अधिकार को प्रत्यावर्तन का अधिकार कहते हैं। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज अधिनियम में स्थापित निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मतदाताओं को प्रत्यावर्तन का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, यानी कि जो चुनाव होकर के आते हैं उनमें उनको भी मतलब प्रतिनिधि होने के बाद में भी उन्हें हटाने का जो अधिकार है वह राइट टू रिकॉल यानी कि दूसरे लोगों को बुलाने का अधिकार जो है वो मध्य प्रदेश की जनता के मतलब को मिला हुआ है, जो कि पंचायतों में लागू है। यही प्रत्यावर्तन का अधिकार कहलाता है।
ठीक है। इसके अलावा अगर है अप्रैल 2001 में मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के अनुसार नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती पल्लिका पटेल को मतदाताओं द्वारा उनके पद से हटा दिया गया था। यानी कि जैसे कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कि चुनाव में तो लड़ जाते हैं और उसके बाद में जनता उनको मतदान करके तो उन्हें जिता भी लेती है, लेकिन कुछ सत्यता सामने आने के बाद में या उनकी कार्य पद्धति सही न होने के कारण से उन्हें पदों से अपदस्थ कर देने की बात है। यही जो प्रक्रिया है वह प्रत्यावर्तन का अधिकार है, राइट टू रिकॉल की बात आपका इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ किसकी जनता को प्राप्त है और किस जगह पे? मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है उनके लिए होता है। इसके अलावा कुछ और विषय हैं, जैसे मध्यावधि चुनाव के बारे में अपनी बात बताई गई है। तो बात कर रहे थे हम लोग मध्यावधि चुनाव के लिए या कहिए आम चुनाव या उपचुनाव के बारे में, ये भी जान लेते हैं। बड़ा अच्छा ही टॉपिक है ये भी, इसी से रिलेटेड, जो कि आम चुनाव किसे कहते हैं बच्चों, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं और उपचुनाव किसे कहते हैं, जानते हैं इसके बारे में। देखिए होता क्या है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद भारत की जो व्यवस्था है उसमें लोकतंत्रीय व्यवस्था में चुनाव की जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें ये बनाया गया है कि जो इलेक्शन होंगे वो 5 वर्ष के लिए नियत होंगे, 5 वर्ष के लिए नियत होंगे, यानी कि जो चुनाव कराए जाते हैं प्रत्येक 5 वर्ष बाद कराए जाएंगे। सिस्टम ये बना हुआ है। तो जो सामान्य चुनाव होते हैं 5 वर्ष पूरे होने के बाद, किसी के कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे होने के बाद जो नए चुनाव होते हैं अगली लोकसभा के लिए, उसे आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। यानी कि कोई चुनाव अपना 5 वर्ष कंप्लीट करने के बाद नया जो 5 वर्ष पूरे होने के बाद नई जो लोकसभा के लिए जो चुनाव होते हैं वह क्या उसे चुनाव कहलाते हैं, आम चुनाव कहलाते हैं। ठीक है, इसे आम चुनाव की भाषा कहते हैं, आम चुनाव का नाम जानते हैं। लेकिन कोई सरकार अगर मान लो चुनाव होकर के आई और वो 5 वर्ष के लिए चूंकि इलेक्ट होती है सरकार, हमारे यहाँ व्यवस्था है 5 साल के लिए कोई पद होता है, मतलब लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री और तमाम सारे पदों के लिए हमारे जो पद हैं वो 5 वर्ष के लिए होते हैं। तो अगर कोई सरकार 5 साल अपना कार्य पूर्ण करने से पूर्व ही अपना बहुमत लोकसभा में खो देती है तो सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी तो यानी कि कोई सरकार रह नहीं जाएगी केंद्र में। तो जब कोई सरकार नहीं रह जाएगी तो क्या होगा, उसके लिए पुनः चुनाव कराने पड़ेंगे। तो जब पुनः चुनाव कराने पड़ेंगे बेटा, तो वही जो पुनः चुनाव होता है उसे मध्यावधि यानी मध्य अवधि में कराए गए चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहलाते हैं। यानी कि 5 साल किसी सरकार के पूर्ण हुए बिना ही वो बहुमत खो देती है और वो सरकार गिर जाती है, तो पुनः चुनाव करा दिए जाते हैं। पूरी लोकसभा के लिए पुनः नए सिरे से चुनाव करा दिया जाता है। वही चुनाव क्या कहलाते हैं, मध्यावधि चुनाव। जैसे आपने देखा 1978 में जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो वो पूर्ण रूप से चला नहीं पाए, बहुमत की सरकार चल नहीं पाई, फिर उसके बाद में उसका विघटन हो जाता है। तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही विघटित हो जाती है सरकार। तो उसके बाद में जब लोकसभा सरकार गिर जाएगी तो लोकसभा पूरी तरह से विखंडित हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। पुनः लोकसभा के सदस्यों के लिए फिर चुनाव जो कराए जाते हैं वो मध्यावधि यानी कि अवधि पूरा होने से पहले ही चुनाव का मतलब करा लेना। ठीक है, ये मध्यावधि। और कराए क्यों जाते हैं, क्योंकि सरकार गिर चुकी होती है, सरकार रहती नहीं, तो साथ में मध्यावधि के चुनाव, समझ गए, मध्यावधि में कराए गए मध्यावधि चुनाव होते हैं। इसके अलावा उपचुनाव भी होते हैं। उपचुनाव क्या होते हैं, इसमें होता क्या है कि कोई राजनेता या तो उसके पद से योग्यता उसकी समाप्त कर दी गई हो, या उसकी मृत्यु हो गई हो, या उसने अपने पद से त्यागपत्र, सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया हो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो जो सीट है लोकसभा की या राज्यों की विधानसभाओं की किसी भी पद की, मतलब कोई राजनीतिक एक तरह से कहिए किसी भी सदन का, चाहे वो राज्य विधानमंडल का किसी सदन का मेंबर हो या आपका लोकसभा के सदस्य हो, अगर वो इस तरह से मतलब इस कंडीशन में आते हैं, इस स्थिति में बनते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है या पद से वो हटा दिए जाते हैं, अपदस्थ करते, मतलब उनकी सदस्यता छीन ली जाती है या वो स्वतः त्यागपत्र दे देते हैं, तो उनकी सीट रिक्त हो जाती है। तो उस रिक्त सीट को भरने के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं वह उपचुनाव कहलाते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। आम चुनाव जो 5 साल के सरकार पूरा होने के बाद जो अगली सरकार के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं वो आम चुनाव की श्रेणी में आता है। कोई सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है लेकिन बीच में ही वो मतलब जो है 5 साल सेवा न पूरा करने के बाद में गिर जाती है वो, तो उसके लिए जो चुनाव करा लिए जाते हैं वो मध्यावधि के चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है,
और तीसरी कंडीशन ये, तीसरा जो जिसे उपचुनाव के नाम से जानते हैं कि कोई राजनेता, और देखिए मध्यावधि चुनाव की एक खासियत भी होती है कि जैसे कुछ उस मध्यावधि में कराए जाते हैं, यानी कि वो फिर अगले 5 साल के लिए न करा करके वो टर्म पूरा करने के लिए, यानी कि 2 साल बाद कोई सरकार गिरी तो अगली से 3 साल के लिए व्यवस्था करके आप अपने शासन संचालन के लिए व्यवस्थित कर लीजिए। इस तरह की कंडीशन वहाँ बनाई जाती है। और दूसरी चीज़ जैसे उपचुनाव के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो उपचुनाव में क्या स्थिति बनती है, उपचुनाव की कंडीशन में जो बनता है बच्चों, उसमें ये बनता है कि कोई सदस्य अपना कार्यकाल खो दिया है, मतलब अपना वो सदस्यता उसकी नहीं रह गई है, तो सीट रिक्त नहीं हो सकती है, उस सीट पे भरा जाएगा। वही जो चुनाव किए जाते हैं, अक्सर सुनते हैं आप लोग कि कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है तो कह रही कि उपचुनाव में सेमीफाइनल आ रहा है, 5 सीटों में उपचुनाव होने वाले हैं फलाना राजनीतिक पार्टी की, वहाँ पर चीज़ें पता चलेंगी। तो वो वही जो चुनाव होते हैं, किन्हीं कारणों से सीटें खाली होती हैं और किन्हीं कारणों में उनकी मृत्यु की स्थिति है, या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, या कुछ अपंगता की स्थिति के कारण त्यागपत्र हो गया है, या उन्हें पद से हटाया, मतलब उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा, या कोई और कंडीशन इस तरह से बन रही है, तो वहाँ पर जो चुनाव कराए जाते हैं वो उपचुनाव की स्थिति में आते हैं। तो उम्मीद है कि ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी आपको कि ये किस तरह से चुनाव कराए जाते हैं। दूसरी चीज़ें देखिए, ये उपचुनाव जो होते हैं, ये एक चीज़ आप भी जान लीजिए कि अगर सरकार का जो कार्यकाल अगर 6 महीने का बचा हुआ है, सिर्फ 6 मंथ का बचा हुआ है, तो उस दरमियान में मध्यावधि के चुनाव और उपचुनाव नहीं कराए जाते हैं। जान लीजिए कि यानी कि कोई सरकार 5 साल के लिए बनी हुई थी, ठीक है, तो वो अगर मान लिया जाए कि 6 महीने बचे हुए हैं, वहाँ पर वो सरकार विघटित हो रही है, तो फिर नई लोकसभा के लिए चुनाव हो जाएंगे, मध्यावधि के लिए चुनाव नहीं कराए जाएंगे। उसी तरह सदस्यों की अगर सदस्यता के बारे में बात करें कि कोई अगर लोकसभा में सदस्यों की बात करें 543 निर्वाचित होकर के आते हैं, और संयोग से कि 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद में कोई 4 सीटें 10 सीटें किन्हीं कारणों से, मृत्यु होने के कारण से सांसदों की खाली हो गई, तो उस 6 महीने के दरमियान चुनाव नहीं कराए जाएंगे। जब 6 महीने से अधिक का समय होगा तभी चुनाव कराए जाएंगे। उम्मीद है आप लोग इसको समझे होंगे और इससे अपना लाभ उठाएंगे, और ये आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा ये वीडियो। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।